हेलो, वेलकम स्टूडेंट। बेटा ये आप लोगों ने डाउट लिए थे तो उसी चैप्टर को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट मीन्स उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपके डाउट में था। इट्स ओके। तो अब हमारे पास फर्स्ट आता है बेटा, चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री है, नए नए नाम आ रहे हैं, इसलिए ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बट जब हम इसकी स्टडी करेंगे या जब समझ नहीं आता है तो आप डाउट ले लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट्स ओके। इसके अंदर आपने पूछा था कि सर्फ क्या होता है बेटा। सबसे पहले आता है बेटा सर्फ, जो आपकी डाउट में वर्ड है। तो सर्फ होता है पीजेंट सर्वेंट, यानी कि पहले लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनके पास बड़ा सा एरिया होता था कल्टीवेशन करने के लिए। इसके लिए उनको कुछ वर्कर्स की जरूरत होती थी। तो ये वर्कर्स ये सर्वेंट को खरीद करके काम उनसे करवाते थे। जो यहाँ पे वर्क की जरूरत होती थी, जो वर्कर्स होते थे, यहाँ पे जो कल्टीवेशन का काम करने वाले पीजेंट्स होते थे, वो इन लैंडलॉर्ड के द्वारा खरीदे हुए सर्वेंट होते थे जो कृषि कार्यों में एंगेज होते थे। इसलिए उसको कृषक सर्वेंट, पीजेंट सर्वेंट, या ये कहें कि सर्फ कहा जाता था। सर्फ किसको कहते हैं? पीजेंट सर्वेंट को, यानी कि ऐसे सर्वेंट जो कृषि कार्यों में एंगेज होते थे। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपने पूछा था बेटा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सबसे मेन पॉइंट आपका था वो लिबरल का था। देखिए लिबरल वर्ड होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये जो कम्युनिटी है, ये जो क्लास है, ये कहां से आई है? लिबरल जो वर्ड है वो लातिन लैंग्वेज का वर्ड है। आप लोग इसको याद रखेंगे, लातिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्री होना। लिबरल का वर्ड का मीनिंग क्या होगा? फ्री। जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंस या फ्रीडम होता है, ठीक वैसे ही ये फ्री होना, इंडिपेंडेंस होना, लिबरल वर्ड का अर्थ लगाएंगे। ये लिबरल कौन थे? ये लिबरलिज्म जो कम्युनिटी थी, जो क्लास थे, उनके आइडियाज को लिबरल बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिबरलिज्म कहां से आ गया। तो देखिए, जो लिबरलिज्म था ये वहां से स्टार्ट हुआ था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने 9th क्लास की बुक में स्टडी की थी कि फ्रांस की सोसाइटी थी। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो क्लर्गी होते थे, सेकेंड स्टेट जो राजा के प्रति वफादार होते थे, और थर्ड स्टेट्स जिसमें पीजेंट्स, वर्कर्स, दूसरे प्रोफेशनल लोग रहते थे। वहां फ्रेंच की ट्रेजरी खाली होने से, हमने 9th क्लास की बुक में पढ़ा था, बुर्बो डेंसिटी का जो रूलर था उसने टैक्स इंपोज कर दिया। और वो टैक्स इंपोज होता था, वो पब्लिक की मीटिंग बुला करके डिसाइड करना होता था। तो जैसे जैसे टैक्स इंपोज करते जा रहे हैं, इन्होंने फ्रेंच रूलर ने तीनों ग्रुप के लोगों को असेंबली में बुला लिया, जो हमने 9th क्लास में स्टडी की थी। यहां से लिबरलिज्म वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, सुनिए। इन तीनों ग्रुप्स में थर्ड स्टेट्स के लोगों की संख्या ज्यादा थी, वोटिंग करवाई गई और वोटिंग में ये मेजोरिटी में आए। इन्होंने नेशनल असेंबली की डिमांड की, तो राजा ने इसकी बात को मानने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। मना करने के बाद इन्होंने स्ट्राइक की और बाद में राजा ने इसकी बात मान ली, जो हमने 9th क्लास की बुक में स्टडी कर चुके हैं।
फर्स्ट चैप्टर है आपकी 9th क्लास की बुक में। वहां से इन लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड की और उसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहले डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने वाली जो कंट्री थी वो फ्रेंच कंट्री थी। दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी वहीं पे आई थी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके साथ ही आई थी। उसमें फ्रीडम, लिबरल और फैटर्निटी के राइट्स लोगों को दिए गए थे, वो हमने वहीं से अडॉप्ट किए। तो ये जो लोग थे ये थर्ड स्टेट्स के लोग थे। अब हमें इसमें थर्ड स्टेट्स के लोगों पर भी ज्यादा हम कंसंट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेट्स के लोग भी शामिल हो गए थे। 9th क्लास की बुक में आपने रोबेस्पियर के बारे में स्टडी की थी। रोबेस्पियर जो सेकंड क्लास का सेकंड स्टेट्स के कम्युनिटी में शामिल था, बट वो फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए, इक्वलिटी का राइट्स देने के लिए उसने स्ट्रगल किया था। और वही रोबेस्पियर बाद में गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। याद आया कुछ? ये 9th क्लास का चैप्टर। अब वहां से हमने स्टडी की थी कि वहां लोगों ने क्लब बनाने शुरू कर दिए थे और क्लब बहुत सारे बने थे, बट जैकोबिन क्लब सबसे स्ट्रॉन्ग क्लब था। 9th क्लास की बुक में हमने स्टडी की थी कि वहां लोगों को राइट्स दिया गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। इट मीन्स वोट डालने का। लेकिन वोट डालने का अधिकार भी केवल प्रॉपर्टी जिसके पास थी उन्हीं लोगों को वोटिंग का राइट्स दिया गया। प्रॉपर्टी लेस वोमेन्स को राइट्स नहीं दिया गया। इट्स ओके। तो ये जो लिबरल जो वर्ड हमने पढ़ा, लिबरल वर्ड का मतलब फ्री होना होता है, और ये लिबरल आइडिया था किसका? लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म में कौन थे? जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। वो गवर्नमेंट की कंसंट्रेट करते थे, यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना चाह रहे थे। किससे? बाय द पब्लिक कंसेंट। पब्लिक कंसेंट इट मीन्स वोट डालने पब्लिक, और वोट डालने से वो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इलेक्ट होने चाहिए। ये जो लोग थे लिबरलिज्म लोग थे, जिनका आइडियाज लिबरल का था, फ्री होने का था। वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के सपोर्ट में थे। उन्होंने वोट डालने का, सभी को राइट्स देने के लिए प्रयास नहीं किया था। वो पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट्स को प्रेशर करते थे। वो इंडिविजुअली फ्रीडम का और डेमोक्रेसी का, इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन के ऊपर सपोर्ट करते थे। बट प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो नहीं थे। ये था बेटा लिबरल, जो लिबरलिज्म के आइडियाज थे। ये लोग थे लिबरलिज्म, और उनका सिस्टम था, जो उनकी डिमांड थी उसको लिबरल बोला गया है, जो लोगों को फ्री करवाने के लिए था। उससे आगे हमारे पास आता बेटा, इसमें जो लिबरलिज्म की डिमांड थी वो केवल थोड़े समय की थी। बाद में जैकोबिन क्लब ने प्रयास किया। इनकी डिमांड तो थी डेमोक्रेसी की, बट सभी लोगों की वोटिंग का राइट्स के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। जैकोबिन क्लब ने सपोर्ट किया और लेडीज जेंटलमैन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कुछ समय के बाद ही ये जो सिस्टम हुआ था, ये 1789 में हुआ था। इसके बाद में जैकोबिन क्लब बना था, बट जल्दी ही 1797 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट इसने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और 1719 इसमें फ्रांस को अपने कैप्चर में कर लिया। इस नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में एक पॉलिसी इंपोज की। उस पॉलिसी का नाम दिया गया नेपोलियन कोड। और नेपोलियन कोड जब नाम दिया गया तो उसके अंदर पुअर कैंडिडेट
या पुअर पीपल्स डिड नॉट गेट द राइट्स टू वोट। ओके, यानी कि इसने वोट डालने का अधिकार गरीब लोगों को नहीं दिया। यहां तक हमारे पास जो आपने डाउट ली थी वो है। इससे आगे का जो पॉइंट है बेटा वो देखिए, इसी में हम पढ़ते हैं आगे। वियना, ट्रीटी ऑफ वियना। क्या है ट्रीटी ऑफ वियना और इसमें क्या काम किया? इसमें काम किया था इसका, ये क्या है, ये आपके पास है बेटा फ्रेंच का डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रांस जो कंट्री है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसका बंटवारा किया गया है। कैसे बंटवारा हो वो देखिए। 1904 में नेपोलियन कोड ने नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड इंपोज किया, बट कुछ समय के बाद 1815 के अंदर वाटरलू के मैदान में वाटरलू वार में नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गया और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल थी वियना, वहां पे लोगों को गैदरिंग में इकट्ठा किया गया। उस गैदरिंग में एक ट्रीटी हुई जिसको वियना ट्रीटी का नाम दिया जाता है। कब हुई? 1815 में। अब उस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया? उस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बड़ा एरिया अपने कैप्चर में कर लिया था, वो पूरे यूरोप को कंट्रोल में लाना चाहता था, इसलिए उसने 39 स्टेट्स को एक बड़ा राज्य सेट कर लिया और ये सारा इससे भी बाहर का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये सारा नेपोलियन बोनापार्ट के कैप्चर में था। अगर यहाँ पे ये जो एरिया था ये फ्रांस का था, स्टार्टिंग में फ्रांस का एरिया था और बाद में धीरे धीरे उसने सारे दूसरा जो एरिया था उसको भी अपने अधिकार में ले लिया था। अगर वियना ट्रीटी के अंदर इस एरिया को दोबारा से बुर्बो डेंसिटी के अधिकार में दे दिया जाए, क्योंकि वहां जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था उससे भी पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे बुर्बो डेंसिटी का ही राज था। लुइस 1615 जो भी था वो सारे उसी वंश के थे। अब वियना ट्रीटी के बाद दोबारा से बुर्बो डेंसिटी के रूलर को ही एक्सेप्ट लोगों ने किया कि हम दोबारा से उसी राजा को गद्दी पे बैठाएंगे। इस पूरे एरिया पे अगर उसी राजा को गद्दी पे बैठाते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाता है। उसकी जो नेबर कंट्री है, दूसरी जो कंट्री है साइड में लगती हुई, वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करेगी और जो स्ट्रांग कंट्री होने के कारण कभी भी उसके ऊपर अटैक करके उसके एरिया को अपने कैप्चर में कर सकता है। इसलिए जो वियना ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि 39 स्टेट उसको छोड़ दिया जाए, वो फ्रांस के अधिकार में छोड़ दिया जाए, बट उसके जो बाउंड्री है दूसरा एरिया जो कैप्चर में कर रखा है उसको कट करके अलग कर दिया जाए, दूसरे देशों के कंट्रोल में दे दिया जाए। ये फ्रांस कंट्री था उस टाइम का जब नेपोलियन बोनापार्ट ने वाटरलू के मैदान में हार मानी थी उस टाइम पे। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मैंने आपको एक मैप की तरह से दिखाया है क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसका नॉर्थ पार्ट में नीदरलैंड कंट्री बनाई गई और नीदरलैंड के साथ बेल्जियम को ऐड कर दिया गया। बेल्जियम का जो एरिया था वो उसके साथ में ही मिला दिया गया। कब की बात है ये? 1815 की बात। इट्स ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि आज बेल्जियम नहीं है, आज बेल्जियम है क्योंकि हमने ये बेल्जियम के बारे में पॉलिटिकल साइंस के बुक में स्टडी की है कि उसमें फेडरलिज्म है। ओके। अब उसके बाद में इसका जो साउथ पार्ट है उसमें पिडमांट के साथ जिनेवा जोड़ दिया गया है। ईस्ट पार्ट में यहां पे देखिए पोलैंड का एरिया आता है और पोलैंड को किसके अधिकार क्षेत्र में दे दिया? रसिया के अधिकार क्षेत्र में, रसिया के अंडर में पोलैंड को भेज दिया गया। इसका यहां से एरिया काट कर इसमें वेस्टर्न डायरेक्शन में चलेंगे तो यहां पर्शिया है जिसको पर्शिया बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड पर्शिया है, वैसे हम हिंदी में पर्शिया बोल सकते हैं। ये पर्शिया एक ही स्टेट था जिसके अंदर जर्मनी,
कि जर्मनी की स्टेट हुआ करती थी और इसी पर्शिया के प्रयास से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, जो जर्मनी की यूनिफिकेशन के चैप्टर में हमने स्टडी की थी। तो जो पर्शिया, इसका वेस्टर्न पार्ट किसको दे दिया गया, पर्शिया को दे दिया गया, और पर्शिया जो सैक्सनी है वो भी पर्शिया के अंडर में मिला दिया गया। सैक्सनी इज द स्टेट ऑफ जर्मनी, जर्मनी की स्टेट है सैक्सनी, जो पर्शिया के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्शिया क्या है, यानी कि पर्शिया क्या है। ये पर्शिया है, ये भी जर्मनी का एकमात्र सिंगल ऐसा एरिया था जो जर्मनी का अपना था। पहले ये पर्शिया ही था, बाद में जब यूनिफिकेशन हुआ उस टाइम पे इसका नाम जर्मनी रखा गया। तो यहीं से जर्मनी का स्टार्टअप हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ओके, ये 39 जो स्टेट थे इसको छोड़ दिया गया फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में। ओके, हैव यू गॉट इट। आगे क्या होता है वो सुनिए बेटा। अगली डाउट आपकी थी बेटा मैजनी के बारे में। जोसेफ मैजनी कौन था, ये इटली का, और देखिए एक बार इसके अंदर इटली और आता है बेटा। इसका जो ईस्टर्न पार्ट था इटली का, ये ईस्टर्न पार्ट किसका, जो पूरा फ्रांस एरिया था जो नेपोलियन बोनापार्ट के कैप्चर में था, उसमें उसके ईस्टर्न पार्ट की साइड में इटली कंट्री पड़ती है। और इटली